नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। अध्याय 35। एक पुराना दुश्मन जागा। हैरी खो गया था। उसके आगे कुछ सीढ़ियां थीं, उसके पीछे पानी और कुछ और सीढ़ियां थीं। अराजकता का स्तर बढ़ रहा था। खाड़ी में मस्तूल एक तरफ से दूसरी तरफ झुक रहे थे और उसे पता नहीं था कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया था। उसने चढ़ने का फैसला किया, अपने पिता के शब्दों में, आगे और ऊपर की ओर। ये आसान नहीं था, लेकिन घर की दीवारों का सहारा लेते हुए वह मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ा। 40 एवेन्यू एक संकेत में कहा गया था, लेकिन उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह सीधे आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी घड़ी देखने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। सड़कें अंधेरी और खाली थीं, इसलिए हैरी ने मान लिया कि देर हो चुकी है। और भी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने सोचा कि यही उनका अंत है और वह मैकले स्ट्रीट की ओर बाईं ओर मुड़ गया। वह बहुत दूर तक चला होगा, क्योंकि उसके पैरों के तलवे पसीने से तर थे। या वह दौड़ा था? उसकी पतलून के बाएं घुटने के फटने से संभावित था कि वो शायद गिरा था। वह कुछ बार और रेस्तरां से गुजरा, लेकिन वे सभी बंद थे। भले ही देर हो गई हो, लेकिन सिडनी जैसे बड़े शहर में शराब का मिलना संभव ही होगा। वह फुटपाथ से उतरा और छत पर रोशनी वाली एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। उसने ब्रेक लगाया, फिर अपना मन बदला और आगे बढ़ गया। छी, क्या मैं इतना बुरा दिख रहा हूं? हैरी ने हंसते हुए आश्चर्य किया। आगे सड़क पर उसे लोग मिलने शुरू हो गए। उसने आवाजों, कारों और संगीत का बढ़ता हुड़दंग सुना और कोने पर से मुड़ते हुए उसने अचानक पहचाना कि वह फिर से कहाँ था। भाग्य से वह किंग्स क्रॉस में था। डार्लिंगहर्स्ट रोड उसके सामने पड़ी थी, उग्र और शोरगुल भरी। अब सारे विकल्प खुले थे। पहली बार में उसे प्रवेश से मना कर दिया गया। फिर उसे एक छोटे से संदिग्ध चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति दी गई और वहां उन्होंने उसे एक लंबे प्लास्टिक के ग्लास में विस्की दी। ये अंदर से तंग था और अंधेरे में भी था, सभी जुआ मशीनों की असहनीय कोलाहल के साथ। इसलिए गिलास को खाली करने के बाद वह सड़क पर फिर से आ गया। वह एक खंभे को पकड़कर कारों को निकलते हुए देख रहा था और शाम को एक बार के फर्श पर पड़ जाने की धुंधली याद को दबाने की कोशिश कर रहा था। वहां खड़े खड़े उसे अपनी पीठ पर थपकी महसूस हुई। उसने घूमकर देखा और एक बड़ा लाल मुंह खुला देखा, जिसमें एक दांत गायब था। मैंने एंड्रू के बारे में सुना, मुझे खेद है, उसने कहा। फिर उसने च्युइंगम चबाया। ये सैंड्रा थी। हैरी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बोली खराब रही होगी, क्योंकि सैंड्रा ने उस पर एक अजीब नजर डाली। क्या तुम व्यस्त तो नहीं हो? उसने विस्तार से पूछा। सैंड्रा हंसी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लिए तैयार हो। क्या ये आवश्यक है? थोड़ी कोशिश के बाद हैरी कहने में कामयाब हुआ। सैंड्रा ने चारों ओर देखा। हैरी को छाया में एक चमकदार सूट की झलक मिली। टेडी मोगाम्बी ज्यादा दूर नहीं था। सुनो, मैं अभी काम कर रही हूं। शायद आपको घर जाकर एक झपकी ले लेनी चाहिए, ताकि हम कल बात कर सकें। मैं पैसे दे सकता हूं, हैरी ने अपना बटुआ निकालते हुए कहा। इसे वापस रख लो, सैंड्रा ने बटुआ पीछे धकेलते हुए कहा। मैं आपके साथ आऊंगी और आपको मुझे कुछ देना भी होगा,
लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है? चलो मेरे होटल चलते हैं, ये क्रेसेंट होटल के बिल्कुल पास है, हैरी ने कहा। सैंड्रा ने कंधे उचकाए। जो कुछ भी। रास्ते में वे एक शराब की दुकान से गुजरे जहां से हैरी ने जिम बीम की 2 बोतलें खरीद लीं। क्रेसेंट के रात के बैरे ने रिसेप्शन क्षेत्र में आते ही सैंड्रा का ऊपर से पांव तक अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन हैरी उससे पहले ही बोल पड़ा। क्या तुमने पहले कभी किसी गुप्त पुलिस वाली को नहीं देखा है? रात का बैरा, एक युवा एशियाई, अस्थायी रूप से मुस्कुराया। खैर, भूल जाओ कि तुमने इसे कभी देखा था और कृपया मुझे मेरे कमरे की चाबी दे दो। हमारे पास करने के लिए काम है। हैरी को संदेह था कि कुली उसका झूठा बहाना मान लेगा, लेकिन उसने बिना किसी आपत्ति के हैरी को उसकी चाबी दे दी। कमरे में हैरी ने मिनी बार खोला और सारी शराब निकाल ली। मैं ये लूंगा, हैरी ने जिम बीम की छोटी बोतल उठाते हुए कहा। तुम बाकी ले सकती हो, सैंड्रा ने बियर खोलते हुए कहा। आपको व्हिस्की बहुत ही पसंद होगी। हैरी ने उसकी ओर देखा और भ्रमित लग रहा था। बहुत ही? ज्यादातर लोग अलग अलग जहर पसंद करते हैं बदलाव के लिए, क्या ये सही नहीं है? ओह हाँ, क्या तुम पीती हो? सैंड्रा झिझकी। खास नहीं, मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डाइट पर हूँ। खास नहीं, हैरी ने दोहराया। तो तुम नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्या तुमने निकोलस केज की लास वेगस देखी है? रहने दो, ये एक शराबी के बारे में थी जिसने फैसला किया कि वो खुद को पी पी कर मार डालेगा। मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समस्या ये थी कि उस आदमी ने कुछ भी पी लिया। जिन, वोदका, व्हिस्की, बर्बन, ब्रांडी, सब कुछ। ठीक है, यदि कोई विकल्प ना हो तो, लेकिन ये आदमी लास वेगस में दुनिया के सबसे अच्छे शराब भंडार वाले हॉल में खड़ा था। उसके पास ढेर सारा पैसा था और कोई एक पसंद नहीं, कोई एक भी नहीं। मैं कभी किसी ऐसे शराबी से नहीं मिला जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या पीता है। एक बार जब आपको अपना जहर मिल जाता है तो आप उसी को पीते हैं, है ना? उसने ऑस्कर भी जीता। हैरी पीछे झुका, छोटी बोतल खाली की और बालकनी का दरवाजा खोलने चला गया। बैग से एक बोतल निकालो और यहाँ आओ। मैं चाहता हूँ कि हम बालकनी पर बैठकर शहर का नज़ारा देखें। मैंने अभी अभी देजा वू का अनुभव किया है। सैंड्रा ने 2 ग्लास और बोतल उठाई और दीवार की ओर पीठ करके उसके पास बैठ गई। एक पल के लिए भूल जाते हैं कि जब उस कमीने ने जीवित रहते हुए क्या किया था। आओ, एंड्रू केंसिंगटन के नाम जाम पिए। हैरी ने ग्लास भर दिए। वे चुपचाप बैठे शराब पीने लगे। हैरी हंसने लगा। बैंड के संगीतकार रिचर्ड मैनुअल को लो, उसे गंभीर समस्याएं थीं, न केवल शराब पीने से बल्कि जीवन से भी। अंत में वह इसे सुलझा नहीं सका और होटल के एक कमरे में फांसी लगा ली। उसके घर में उन्हें 2000 बोतलें मिली, सभी एक ही ब्रांड की थीं, ग्रैंड मार्नियर। बस वही सब। समझ आया? बकवास, नारंगी मदिरा। यहाँ आपके पास एक आदमी है
जिसने अपना जहर पा लिया था। निकोलस केज। ये एक अजीब ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। उसने अपना हाथ सिडनी के तारों भरे रात के आसमान की ओर बढ़ाया और उन्होंने थोड़ा और पिया। हैरी की आंखें झपकने लगी थीं जब सैंड्रा ने उसके गाल पर हाथ रखा। सुनो हैरी, मुझे काम पर वापस जाना है। मुझे लगता है कि तुम सोने के लिए तैयार हो। पूरी रात की क्या कीमत है? हैरी ने अपने लिए और अधिक विस्की डाली। मुझे नहीं लगता। यहाँ रहो, पहले और पी लें, फिर जाएंगे। मैं जल्दी से आने का वादा करता हूँ। हैरी हंसा। नहीं हैरी, मैं अब जा रही हूँ। सैंड्रा उठी और अपनी बाहें आपस में बांधकर खड़ी हो गई। हैरी को अपने पैरों पर खड़े होने में कठिनाई हुई। उसने अपना संतुलन खो दिया और 2 कदम पीछे बालकनी की रेलिंग की ओर चला गया। सैंड्रा ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी बाहें उसके इकहरे कंधों पर रख दी और पूरा उस पर झुक गया और फुसफुसाया। क्या तुम मुझ पर नजर नहीं रख सकती सैंड्रा? बस आज रात के लिए, एंड्रू की खातिर। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी खातिर। टेडी सोचने लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। टेडी को उसके पैसे मिल जाएंगे और वह अपना मुंह बंद रखेगा। प्लीज। सैंड्रा रुकी, फिर आह भरते हुए बोली, ठीक है, लेकिन पहले हम इन बूसड़ कपड़ों को आपके ऊपर से हटा दें श्रीमान होली। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके जूते उतार दिए। चमत्कारिक ढंग से हैरी खुद ही अपनी शर्ट के बटन खोलने में कामयाब रहा। सैंड्रा बहुत ही पतली थी। उसके कंधे और कूल्हे बाहर निकले हुए थे और उसकी पसलियां बाहर को निकली हुई थीं। जब वह कमरे की लाइट बंद करने गई तो हैरी ने देखा कि उसकी पीठ पर और जांघों के पीछे चोट के निशान थे। सैंड्रा से पसीने और लहसुन की हल्की गंध आ रही थी। हैरी ने छत की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित था कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसे गंध की कोई अनुभूति भी थी। गंध? उसने पूछा। क्या ये तुम्हारी है या उन लोगों की जिनके साथ तुम आज थीं? दोनों शायद, सैंड्रा ने उत्तर दिया। क्या आपको इससे परेशानी हो रही है? नहीं, हैरी ने यह निश्चित रूप से जाने बिना उत्तर दिया कि उसका मतलब गंध से है या अन्य पुरुषों से। तुम बहुत थके हुए हो हैरी, हमें जरूरत नहीं है कि। हैरी विचारों में खो गया था। वह समुद्र के पार तारों से भरे आकाश के नीचे तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि वह तट पर रेत की एक सफेद पट्टी तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही वह नीचे आया, उसने देखा कि समुद्र एक तट पर टकरा रहा है और उससे भी नीचे एक शहर था जहां वह पहले जा चुका था और वहां एक जानी पहचानी लड़की थी जिसे वह जानता था, जो रेत पर लेटी हुई थी। वह सो रही थी और वह धीरे से उसके पास आया ताकि वह जाग न जाए। फिर वह लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह जागा तो सूरज डूब रहा था और वह अकेला था। उसके पीछे सैरगाह पर जो लोग टहल रहे थे, उसे लगा कि वो उनको पहचानता है। क्या उनमें से कुछ लोग उसकी देखी हुई फिल्मों में से नहीं थे? कुछ लोगों ने धूप का चश्मा पहन रखा था और वे सड़क के दूसरी ओर खुले ऊंचे होटल के सामने छोटे दुर्बल कुत्तों को घुमा रहे थे। हैरी पानी के किनारे तक गया और पानी में जाने ही वाला था कि उसने देखा कि पानी समुद्री जालों से भरा हुआ है। वे सतह पर लंबे लाल धागे फैलाए हुए थे और नरम जेली जैसे दर्पण प्रतिबिंब में
वह चेहरों की रूपरेखा बना सकता था। एक मोटर बोट समुद्र की ओर तेजी से बढ़ रही थी और करीब आ रही थी और अचानक हैरी जाग गया। सैंड्रा उसे हिला रही थी। यहां कोई है, वह फुसफुसाई। हैरी ने किसी को दरवाजा पीटते हुए सुना। कमीनी रिसेप्शनिस्ट, वो कहते हुए उछला और दरवाजा खोला। ये बरगिता थी। हाय, उसने कहा, लेकिन जब उसने हैरी की परेशानी भरी अभिव्यक्ति देखी तो उसकी मुस्कान रुक गई। क्या बात है? क्या कुछ गड़बड़ है हैरी? हाँ, हैरी ने कहा, गड़बड़ है। उसका सिर फड़क रहा था और उसकी नाड़ी की हर धड़कन उसके दिमाग को शून्य कर रही थी। तुम यहां क्यों हो? उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने इंतजार किया और इंतजार किया और फिर मैंने घर पर फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने शायद समय का गलत अंदाजा लगाया होगा और जब मैं काम पर थी तब उन्होंने फोन कर दिया होगा। गर्मी का समय और वो सब, समय के अंतर से वे भ्रमित हो गए होंगे। मेरे पिता भी ना। वह तेजी से बोल रही थी और स्पष्ट रूप से ऐसा व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी मानो आधी रात को होटल के गलियारे में खड़े होकर सामान्य चीजों के बारे में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातें करना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो जो स्पष्ट रूप से उसे अंदर नहीं जाने देगा। वे खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखते रहे। क्या अंदर कोई है? उसने पूछा। हाँ, हैरी ने कहा। थप्पड़ की आवाज सूखी टहनी के टूटने जैसी थी। तुम नशे में हो, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनो बरगिता, उसने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वो पीछे की ओर उड़ते हुए कमरे में गया और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। सैंड्रा बिस्तर पर बैठी अपने जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। बरगिता दोहरी हो गई, जैसे कि उसे अचानक पेट में दर्द हुआ हो। रांड, वह चिल्लाई। पहली बार में ही सही, सैंड्रा ने सहजता से उत्तर दिया। वह अन्य दो की तुलना में बहुत अधिक शांति से काम ले रही थी, लेकिन फिर भी तेजी से बाहर निकलने की ओर बढ़ रही थी। अपनी चीजें पकड़ो और बाहर निकलो, बरगिता कुर्सी पर रखा हैंडबैग सैंड्रा की ओर फेंकते हुए दबी हुई आवाज में चिल्लाई। वह बिस्तर से टकराया और सारा सामान बिखर गया। हैरी फर्श के बीच में खड़ा था, बिना कपड़ों के और अपने पैरों पर अनिश्चित, और उसे आश्चर्य हुआ कि एक पेकिनीज उसके बिस्तर पर बैठा था। उस रोईदार वस्तु के बगल में एक हेयर ब्रश, सिगरेट, चाबियां, झिलमिलाता हुआ हरा क्रिप्टोनाइट का ढेर और कॉन्डम का सबसे बड़ा संग्रह जिसे हैरी ने कभी देखा था। सैंड्रा ने अपनी आंखें घुमाईं, पेकिनीज को गर्दन से पकड़ा और वापस बैग में भर लिया। रोकड़ी के बारे में क्या प्रिय? उसने कहा। हैरी नहीं हिला, इसलिए उसने उसकी पतलून उठाई और बटुआ निकाल लिया। बरगिता एक कुर्सी पर गिर पड़ी थी और एक पल के लिए जो सुना जा सकता था वह था सैंड्रा की धीमी केंद्रित गिनती और बरगिता की दबी हुई सिसकियां। मैं यहां से चली, सैंड्रा ने कहा जब वह खुश हो चुकी थी और अपने रास्ते पर थी। रुको, हैरी ने कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। रुको, बरगिता ने कहा। क्या तुमने कहा रुको? वह कुर्सी से उठकर चिल्लाई। तुम वैश्यागामी, तुम कमीने हरामखोर, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हैरी ने अपना हाथ उसके ओर डालने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मुक्का मार दिया। वे दो पहलवानों की तरह एक दूसरे का सामना कर रहे थे। बरगिता किसी प्रकार की समाधि में लग रही थी। उसकी आंखें घृणा से चमक उठी थीं और अंधी हो गई थीं और उसका मुंह क्रोध से कांप रहा था।
हैरी के मन में ये ख्याल आया कि अगर वह कभी उसका खून करना चाहती तो बिना किसी झिझक के यही समय था कि वो उसे मार डालती। बरगिता, मैं पी पी कर मर जाओ और मेरे जीवन से निकल जाओ। उसने अपनी एड़ी घुमाई और बाहर निकल गई। जब उसने दरवाजा जोर से बंद किया, पूरा कमरा हिल गया। फोन की घंटी बजी। ये रिसेप्शन था। क्या चल रहा है श्रीमान होली? आपके बगल वाले कमरे की महिला ने फोन किया है। और हैरी ने रिसीवर को रख दिया। उसके अंदर अचानक बेकाबू क्रोध उमड़ पड़ा और वह किसी चीज को तोड़ने के लिए इधर उधर भागने लगा। उसने मेज से विस्की की बोतल उठा ली और उसे दीवार पर मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपना इरादा बदल दिया। आत्मनियंत्रण में आजीवन प्रशिक्षण। बोतल खोलकर अपने मुंह से लगाते हुए उसने सोचा। अध्याय 36। रूम सर्विस। चाबियों की खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा खुलने से हैरी जाग गया। अभी कोई रूम सर्विस नहीं, कृपया बाद में वापस आ जाना, हैरी तकिए में चिल्लाया। श्री होली, मैं इस होटल के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता हूं। हैरी पलट गया। 2 सूट पहने व्यक्ति कमरे में दाखिल हो चुके थे। वे बिस्तर से सम्मानजनक दूरी पर खड़े थे, लेकिन फिर भी बहुत दृढ़ लग रहे थे। हैरी ने पिछली रात के रिसेप्शनिस्ट के रूप में एक को पहचान लिया। दूसरे ने जारी रखा। आपने होटल के नियमों का उल्लंघन किया है मिस्टर होली, और मुझे ये कहते हुए खेद है कि हम आपसे यथाशीघ्र अपना खाता निपटाने और परिसर छोड़ने के लिए कहने के लिए बाध्य हैं। होटल के नियम? हैरी को महसूस हो रहा था कि वह उगलने वाला है। सूट खांसे। आप अपने कमरे में एक महिला को लेकर आए जिसके बारे में हमें संदेह है कि वह एक वेश्या थी। इतना ही नहीं, आपने अपने शोर से इस मंजिल के आधे निवासियों को जगा दिया। हम एक सम्मानित होटल हैं और इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं श्रीमान होली। हैरी ने जवाब में हल्के से गुर्राया और उनसे मुंह मोड़ लिया। ठीक है श्रीमान प्रबंधन प्रतिनिधि, मैं वैसे भी आज जा ही रहा हूं। जब तक मैं चेकआउट न कर लूं, मुझे चैन से सोने दो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मिस्टर होली, आपको पहले ही चेकआउट कर लेना चाहिए था। हैरी ने अपनी घड़ी देखी। 2:15 बज रहे थे। हम आपको कुछ समय से जगाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा प्लेन, हैरी ने अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकालते हुए कहा। 2 प्रयासों के बाद उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन आ गई थी और वह खड़ा हो गया। वह भूल गया था कि वह नग्न था और रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर डर के मारे पीछे हट गए। हैरी को चक्कर आ गया। छत 2-1 बार घूमी और उसे फिर से बिस्तर के कोने पर बैठना पड़ा। फिर उसने उल्टी कर दी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अंश 2 के आखिरी अध्याय। अंश 3 के शुरुआती अध्याय लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।